बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, जो हमारा पेपर है उसका यूनिट 2, जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि यह दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारे पास बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, दूसरा हमारे पास बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस होता है उसमें जो राइट हैंड साइड होता है यानी कि बी वेक्टर जो हमारे पास बनता है वो जीरो वेक्टर होता है, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है उसमें हमारे पास जो बी वेक्टर होता है वो जीरो वेक्टर नहीं हो सकता है। यही हमारा मेन डिफरेंस होता है। ओके, अब यहां पर हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन होता है उसके पास हर एक केस में एक ना एक सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है उसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस पर एक एग्जांपल अभी और दूंगा जिसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होने के बाद उसमें नो सोल्यूशन का केस बन रहा है, तो उसे भी अभी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मेरे शब्दों को समझ चुके होंगे, तो अब यहां पर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए अपने कॉपी में कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम होता है वह उस प्रकार का सिस्टम होता है जिसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। समझो, इस बात को समझना बहुत ही आसान सा बात है। बस अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप लोगों को यह लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब यहां पर समझो, बहुत ही आसान लेवल से हम समझाते हैं। कंसीडर दिस सिस्टम, हम एक सिस्टम को सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, जहां पर हमारे पास a जो होता है वह कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, x जो होता है वह वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, और जो b होता है उसे हम राइट हैंड साइड वेक्टर कहते हैं। ठीक है, या राइट हैंड साइड वेक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहां पर वही चीज मैंने लिख दिया कि a जो है वह कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, b जो है वह राइट हैंड साइड वेक्टर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम बन चुका है, तो इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम तब हम कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम हम तब कहेंगे जब उस सिस्टम ax इज इक्वल टू बी के पास एट लीस्ट कम से कम वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। समझो इस बात को, मैं एक ही शब्द एक ही लाइन में बोल रहा हूं, तो हमारी बातों पर गौर फरमाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैम के भी क्वेश्चंस बनते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा कि हमारे पास जो सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, उसे हम कहेंगे कि वह कंसिस्टेंट सिस्टम है जब उस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट कर जाए। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में जितने भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में कम से कम एक सॉल्यूशन और नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे। यानी कि जितने भी हमने डिस्कस किया है उन सभी एग्जांपल्स में हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप पर बढ़ो। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, जो हमारा सिस्टम ax इज इक्वल टू बी है उसे हम कहेंगे कि वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कब कहेंगे? जब ax इज इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन, जब उसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तब हम कहेंगे कि वह जो हमारे पास सिस्टम होगा वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बात निष्कर्ष निकाला कि जिसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं उनके पास हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो भी दो प्रकार के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन जिसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चली, इसे एक लाइन में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जितने भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर
होमोजीनियस इक्वेशन होते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना बात को मेरे? और यहां पर देखो, अब एक दूसरा पॉइंट लिख लो कि जो हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम है, जो होमोजीनियस इक्वेशन से बना हुआ सिस्टम है, वो तो कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो हम कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी होता है। तो वो सवाल उठ रहा है कि जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी होता है तो वह किस में पाया जाएगा? तो इसका जवाब यही है कि वह सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में ही पाया जाएगा। उसमें भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है उसी में ही नो सॉल्यूशन का केस। यानी कि इस बात का हमेशा दिमाग में बैठा रखो कि होमोजीनियस इक्वेशन से जो बना हुआ सिस्टम होगा वह हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। अगर वह नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से बना हुआ सिस्टम होगा तभी वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाए। ठीक है, इसे चेक कैसे किया जाता है इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। तो आप लोग पहले फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए। जो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस जो होता है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से बना हुआ जो सिस्टम होता है, ठीक है, इक्वेशंस कैन बी कंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं और नॉट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि मे और मे नॉट की पॉसिबिलिटी है। चाहे कैन बी के जगह हटा दो, यहां पर लिख सकते हैं कि मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बातों को आप समझ चुके होंगे। तो एक काम करिए, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं ताकि वहां से क्लियर आपको कट मिल जाए, कि क्लियर कॉन्सेप्ट आपका बन जाए कि कैसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें कुछ थ्योरम्स पर बात करना है, जैसे रॉस थ्योरम पर बात करना है। फिलहाल उसका हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ही बात करेंगे। तो रॉस थ्योरम को हमें पढ़ना है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम रैंक की सहायता से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है वह इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीजों को पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलकर बात करते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ इक्वेशंस लिखे गए हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं, और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं ये हमारे पास जो है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इनसे बनाते हैं हम एक सिस्टम, और उस सिस्टम की सहायता से हम बात करते हैं कि यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, चाहे वह लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस का हो चाहे लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में हो, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, कि तो जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम बना हुआ था वो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, तो इसलिए वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। जो हमारे पास लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हमने बताया था, दो क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस किया था, उनमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया था, तो वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर हम एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और इसकी सहायता से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनने वाला है। तो यहां पर थोड़ा मैं तेजी से ही लेकर चलूंगा। दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये जो हमारे पास है, दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 1 3 0 1 0 -7, ठीक है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x1 और x2, और ये हमारे पास बनेगा 1 -1 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा 1 3 0 1 0 -7 बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास B मैट्रिक्स आएगा 1 -1 2, ठीक है,
और यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बना है, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसी को ही सॉल्व करना रहता है। कैसे सॉल्व करना रहता है, इसको हमें इस प्रकार सॉल्व करना रहता है कि हमारे पास ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, ये एस्लॉन फॉर्म में बदल जाए। तो क्या करना रहेगा हमें, हम क्या करते हैं ना, 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रो 3 के लिए क्या करते हैं कि रो 3 और +7 रो 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो वैसे ही रहेगा फिलहाल, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में -7 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है -1, और यहाँ पर देखो 7 से मल्टीप्लाई किया -7 हुआ, और जब हम जोड़ेंगे साथ में 2 में तो हमारे पास हो जाएगा -5, ठीक है। क्या मिलेगा, -5 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अच्छी बात है अगर आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही था। अब यहाँ पर ध्यान देखना, देखो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स मिला है इसमें हम रैंक को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम रैंक को भी अभी यहाँ पर उठाएंगे और उसका भी हम बताएंगे कि वो कैसे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो, अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ही इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, कैलकुलेट करो, बताओ, अच्छे से बताओ। देखो यहां पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये पहला नॉन जीरो रो है, ये दूसरा नॉन जीरो रो है, ये तीसरा नॉन जीरो रो है। देख लो यहाँ पर हमारे पास -5 भी इंक्लूड है इसी रोज में। हम पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ना कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे तो ए और बी दोनों ही कॉलम को हम काउंट करेंगे, जब केवल कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को बोलेंगे तब केवल इसी के ही कॉलम को काउंट करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर देखो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो इसका अगर हम रैंक लेते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या है, हमारे पास बन रहा है 3, ठीक है। क्या बन रहा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक जो बन रहा है वो 3 बन रहा है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है और ये एस्लॉन फॉर्म में पहुंच चुका है, ये भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। एंड और यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस बी वाले मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए, केवल बचे हुए मैट्रिक्स पर काउंट करिए। इसके कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो 2 हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, यही ए तो हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसी का ही तो इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं कि रैंक ऑफ ए कितना है, तो आप कहेंगे कितने, 1 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तीसरा हमारे पास जीरो रो बन गया है, इसलिए यहां पर हमारे पास 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बनेगा। ओके, समझ गया ना बात। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन हो जा रहा है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, ठीक है। इस बात को ध्यान दो, ये हमारे पास पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसी का भी हम उपयोग करने वाले हैं आगे चलकर। अब यहां पर एक चीज मैं यहीं से ओरली बता देता हूं ताकि आप लोगों को आगे चलकर इसे रिलेट करना आसान बन जाए। जब किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, जब किसी भी सिस्टम का हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे एस्लॉन फॉर्म में बदलेंगे, तो उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वह ग्रेटर देन हुआ किसके, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से, तो इस सिचुएशन में जो हमारा सिस्टम होगा वह नो सॉल्यूशन का केस बनाएगा। कैसे बनाएगा समझ लो, इस बात को भी समझ लो। यहां पर मैं लिख देता हूं अगर कि देन हैज नो सॉल्यूशन। अब यहां पर मैं लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि हैज नो सॉल्यूशन, लेकिन कैसे नहीं हुआ इसके बारे में भी तो समझना जरूरी है, तो हम बताते हैं कैसे नहीं हुआ। यहां पर देखो कैसे नहीं हुआ, ये हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, क्या है, 1 3 0 1 1 3 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। और ये हमारे पास क्या आया, x1 और x2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा रहा है, हमारे पास 1 1 -5 1 -1 और -5 बना हुआ है, ठीक है। 1 -1 और -5 बना हुआ है। अब इसे ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं।
अगर हम इसमें अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो नियम है। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + 3x2 मिलेगा, which इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 which इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x1 जो है वह 0 हो गया, x2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x2 मिलेगा इज इक्वल टू -5 हो रहा है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0x1 + 0x2 इज इक्वल टू -5। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो मैं इस टर्म को हटा देता हूं, वैसे दोनों ही बात किया जा सकता है, लेकिन इस टर्म को मैं फिलहाल हटा देता हूं। यहां पर देखो 0x2 इज इक्वल टू -5, यानी कि x2 में x2 के जहां पर हम कोई ऐसा नंबर रख रहे हैं जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हुए -5 की प्राप्ति हो रही है। तो क्या हम आज तक किसी भी नंबर को देखे हैं जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हुए 0 ना बनते हुए कोई और नंबर बन जाए? तो आप कहेंगे नहीं, आज तक तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं देखा गया है। तो यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x2 के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें और -5 मिल जाए। ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि x2 के पास कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, समझ रहे हैं ना बात? x2 के पास जब कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है यहां पर, तो हमारे पास x1 के पास भी हम सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट कराएंगे? क्योंकि यहां पर जैसे ही हम वैल्यूज को रखेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो x1 का कहां से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा पाएंगे? ठीक है। अब आप कहेंगे, हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि x2 का जो वैल्यू हमारे पास -1 भी मिल रहा है उसके अनुसार निकाल लीजिए। तो ये इक्वेशन क्या मुंह देखने के लिए आया था? ठीक है, तो ये यहां से क्या बात पता चल रही है कि x2 के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। चाहो तो आप इसे इक्वेशन बनाकर लिख दो कि इसे बना लो एक इक्वेशन नंबर अल्फा, फ्रॉम अल्फा, ठीक है, यहां पर लिख दो फ्रॉम अल्फा x2 हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। हेंस इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वह कंसिस्टेंट बनेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इनकंसिस्टेंट बनेगा। ओके, अब यहां पर इस चीज को भी समझ लो। इससे पहले वाले अगर आप पेज को पलटेंगे, जितने भी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, चाहे वह सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन हो, चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, उन दोनों ही में जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, उन सभी को अगर ध्यान से देखिए तो उनका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर है, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कहीं भी रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से बड़ा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी भी सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो रहा है तभी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से बड़ा हो जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जा रहा है और सभी कंसिस्टेंट सिस्टम बन जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना बात? बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों को बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो हमने अभी बात किया है इसे हम एक पॉइंट के रूप में भी लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमने जो एग्जाम्पल देखा है उसकी सहायता से क्या समझा कि जब हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हमारे उस सिस्टम का कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हो गया, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है अगर वह कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ग्रेटर देन हो गया तो वहां पर हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम प्राप्त हो जाता है। तो इसी पर राउसेस ने एक थ्योरम दिया था, राउस ने अपना एक थ्योरम दिया था। उन्होंने कहा था कि द इक्वेशन जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है ax इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। जो हमारे पास सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी वह कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इफ
एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी हो सकता है जब रैंक ऑफ ए यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का जो रैंक होगा वो दोनों ही सेम होंगे यानी कि बराबर होंगे, तभी हमारे पास कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए जो है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो कि जब तक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं होगा तब तक हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि राउसेस थ्योरम में नहीं बोला गया है, लेकिन ये हमें पढ़ने जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर n इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, अभी तक हम कह रहे थे कि m इक्वेशन है n वेरिएबल है, लेकिन अगर m और n बराबर हो जाते हैं यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, तो इस सिचुएशन में वह जो सिस्टम बनेगा हमारे पास, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हो जाएंगे तो वहां पर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बना रहे हैं, कोई भी सिस्टम ले रहे हैं उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बना रहे हैं और उसका रैंक निकालते हैं, और उन्हीं मैट्रिक्स और उन्हीं सिस्टम से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसका रैंक निकाल रहे हैं और यह ग्रेटर देन हो जा रहा है इसके रैंक से, तो वहां पर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी मैंने करके दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर रैंक आर, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, उसका जब हम रैंक निकालेंगे तो हमें मिल रहा है आर, और वो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जा रहा है तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बगल में लिख लेना कि आर जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ m इज लेस देन n एंड r इज लेस और इक्वल टू m व्हिच इज लेस देन n, देन देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने कंप्लीट कर लिया कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। और इस पर तो कुछ क्वेश्चंस कुछ खास बनते नहीं है, वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन देखता हूं अगर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो करा देंगे। अदरवाइज हम जो अगला लेक्चर आएंगे, जो लेक्चर लेकर आएंगे अगला लेक्चर, उसमें हम बात कर लेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसे भी हमें पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब ही हम उसमें और भी कुछ थ्योरम्स बच रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें बच रहे हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम यूनिट 3 को शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप लोग पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज यह लेक्चर तो आपको वैसे भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, और अगर आप लोग को यह लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे, अपने तैयारी को बेहतर बनाना होगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।